हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। इस सेशन में हम लोग फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट देखेंगे कि पार्लियामेंट में किस तरह से कार्रवाई चलती है। तो देखते हैं कि पार्लियामेंट में 3 तरह का सेशंस चलता है। सेशंस जो कि पहला बजट सेशन, उसके बाद मॉनसून सेशन और तीसरा विंटर सेशन। और किन्हीं 2 सेशंस के बीच में मैक्सिमम 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम गैप किसी भी 2 सत्र के बीच में नॉट मोर देन 6 मंथ। 6 महीना से ज़्यादा का गैप किसी भी 2 सेशन के बीच में नहीं होना चाहिए। चलिए सेशन से रिलेटेड कुछ जो टर्म्स हैं उसको जान लेते हैं। समनिंग यह जो है प्रेसिडेंट के द्वारा समन जारी किया जाता है, जिसमें सभी मेंबर्स को उपस्थित होने के लिए, सभा में उपस्थित होने के लिए आदेश देते हैं। यानी कि समनिंग का मतलब सत्र का आहूत करना, सत्र को शुरू करना। उसके बाद एक टर्म होता है एडजॉर्नमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं स्थगन। यह जो स्थगन है बाय प्रेसिडाइंग ऑफिसर। अगर लोकसभा की बात करें तो यहाँ पे स्पीकर, और अगर राज्यसभा की बात करें तो वहाँ पे सभापति, चेयरमैन द्वारा यह एडजॉर्नमेंट स्थगन प्रस्ताव को लाया जाता है। होता क्या है दोस्तों, जब भी कोई सत्र चल रहा होता है, कोई भी सत्र हो इन तीनों में से, तो वो सत्र जो है एक दिन का नहीं होता है। कम से कम वो सत्र 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने दिन चलता रहता है। तो हर सेशन में कई मीटिंग्स होते हैं, मैनी मीटिंग्स होते हैं। और हर एक मीटिंग में प्रत्येक दिन 2 शिफ्ट होते हैं। 2 शिफ्ट कहने का मतलब एक मॉर्निंग शिफ्ट और एक सेकंड शिफ्ट। तो जो मॉर्निंग शिफ्ट होता है 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक, 1 PM, और सेकंड शिफ्ट जो होता है वो 2 PM से लेकर के 6 PM तक का होता है। तो एडजॉर्नमेंट के द्वारा किसी भी शिफ्ट को स्थगित किया जा सकता है, एडजॉर्न किया जा सकता है, या फिर किसी मीटिंग को, किसी सेशन में जो बहुत सारे मीटिंग्स होते हैं, किसी मीटिंग्स को एडजॉर्न किया जा सकता है या स्थगित किया जा सकता है, या कुछ घंटों के लिए। अगर शिफ्ट की बात होगी तो कुछ घंटों के लिए, अगर मीटिंग्स की बात होगी तो कुछ दिन के लिए या फिर कुछ वीक के लिए इसको स्थगित किया जा सकता है। और अगर बिना अगला डेट बताए अगर इसको स्थगित किया जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं, बिना नेक्स्ट दिन तारीख फिक्स किए अगर एडजॉर्न किया जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं एडजॉर्नमेंट साइन डाई, यानी कि अनिश्चितकालीन स्थगन। और यह सिर्फ मीटिंग्स को टर्मिनेट करता है, ना कि पूरे सत्र को, पूरे सेशन को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टर्म, प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन जिसको हम लोग बोलते हैं सत्रावसान। प्रेसिडाइंग ऑफिसर के द्वारा, प्रेसिडाइंग ऑफिसर अगर लोकसभा है तो स्पीकर, और अगर राज्यसभा है तो सभापति, चेयरमैन के द्वारा सदन का सत्र पूरा होने पर सत्रावसान किया जाता है, प्रोरोगेट किया जाता है। और उसके कुछ दिन के बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन जारी करता है, नोटिस इशू करता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सत्र चलने के दौरान भी वो प्रोरोगेट कर सकता है। प्रेसिडेंट सत्र के दौरान भी सत्र को समाप्त कर सकता है, प्रोरोगेट कर सकता है।
चलिए उसके बाद देखते हैं, एक टर्म है विघटन या डिसोल्यूशन। अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, परमानेंट हाउस है, तो ये कभी भी विघटित नहीं होता है। सिर्फ लोकसभा के केस में ही यह लागू होता है, यानी कि लोकसभा डिसॉल्वेबल है या विघटनकारी है। विघटन दो स्थिति में हो सकता है, या तो 5 ईयर कंप्लीट हो जाने पर लोकसभा ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी, और दूसरा कंडीशन प्रेसिडेंट द्वारा निर्णय लेने पर, विघटन का निर्णय लेने पर भी लोकसभा को विघटित कर दिया जाएगा, आर्टिकल 74 के अकॉर्डिंग, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पर। चलिए उसके बाद देखते हैं, एक टर्म है कॉरम, यानी गणपूर्ति जिसको बोलते हैं। संसद का कोई भी सदन, अपर हाउस हो या लोअर हाउस, वहाँ पर कॉरम को फुलफिल करना जरूरी है। ये जो कॉरम का नंबर्स होता है वो टोटल नंबर का 1/10 ऑफ टोटल नंबर, यानी अगर लोकसभा की बात करें तो इसमें टोटल मेंबर कितना होना चाहिए, 1/10, लगभग 55 नंबर्स, क्योंकि यहाँ पर 545 मैक्सिमम नंबर्स हैं। और राज्यसभा की अगर बात करें तो 245/10, लगभग 25 मेंबर्स मौजूद रहेंगे सदन में, तभी सदन का कार्यवाही चलेगा। आइए एक हम लोग और टर्म देख लेते हैं, लेम डक सेशन। तो ये क्या होता है कि जब लोकसभा विघटन होने की स्थिति में आता है, यानी कि अपना टर्म पूरा कर लेता है, टेन्योर कंप्लीट करके लास्ट में आ जाता है, और जो आखिरी सेशन होता है, यानी कि अगला इलेक्शन, अगला जो सदन गठित होने वाला है लोकसभा का, उसके गठन से पहले का जो सत्र होता है उसको हम लोग लेम डक सेशन कहते हैं। यानी कि इस सेशन में जो लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वो कोई बड़े फैसले नहीं ले सकते हैं। सपोज करिए अगर जून में इलेक्शन होना है, यानी कि जून में नई सरकार बन जाएगी इलेक्शन होकर के, और यहाँ फरवरी में जो आखिरी सत्र है गवर्नमेंट लेकर के आई है, तो इस बजट का सेशन में ये बहुत बड़े बड़े घोषणा नहीं कर सकती है। इसलिए नहीं कर सकती है क्योंकि जून में नया सरकार आने वाला है, और जून में जो नया सरकार आएंगे वो किस में कितना खर्च करना चाहेंगे, किस मिनिस्ट्री में या किस विभाग में, ये वो अपने हिसाब से करेंगे। इसलिए इस सेशन में ये सिर्फ किसी तरह से अपना टर्म को पूरा करने के लिए यहाँ पर मौजूद होते हैं, उपस्थित होते हैं। इसलिए इस सेशन को लैम डक सेशन कहा जाता है, यानी कि इसमें बड़े बड़े फैसले नहीं ले सकते हैं, कोई भी बड़ा कदम नहीं उठा सकता है। और इस सेशन में जो भी मेंबर्स मौजूद होते हैं, यानी कि लास्ट जो लोकसभा का पीरियड रहा, इसमें जितने भी लोकसभा मेंबर्स यानी कि एमपीज मौजूद हैं, अगर ये अगले इलेक्शन, जो नेक्स्ट इलेक्शन चुनकर आना है, नेक्स्ट इलेक्शन में अगर नहीं चुना जाता है तो उन एमपीज को लैम डक कहा जाता है, जो एमपीज अगले इलेक्शन में चुनाव हार जाते हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कुछ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग डिवाइसेस क्या क्या हैं, यानी पार्लियामेंट के जो प्रोसीडिंग्स होते हैं उनको चलाने के लिए कौन कौन सा साधन होते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन आवर। इसमें एवरी पार्लियामेंट्री सीटिंग का जो फर्स्ट आवर होता है, फर्स्ट आवर होता है उसी को हम लोग क्वेश्चन आवर कहते हैं। किसी भी पार्लियामेंट्री सीटिंग का जो फर्स्ट घंटा है वह क्वेश्चन आवर कहलाता है। इसमें मेंबर क्वेश्चन पूछते हैं और मिनिस्टर आंसर देते हैं। अब अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में कभी 3 टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। इसमें पहला स्टार्ड, यानी कि सारे क्वेश्चन में से जो क्वेश्चन को स्टार लगा दिया जाता है उसको हल करने के लिए, उसको हम लोग स्टार्ट क्वेश्चंस कहते हैं। इस क्वेश्चन को सदन में ही ओरल क्वेश्चन आंसर होता है, यानी कि
स्टार्ट वाले क्वेश्चन को मौखिक रूप से ही पूछा जाता है और इसके लिए पूरक क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं, सवाल जवाब किया जा सकता है, इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन का जो सेकेंड टाइप है वो है अनस्टार्ड, यानी कि बिना तारांकित क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को रिटन आंसर, इसको इन क्वेश्चन का रिटन आंसर देना होता है और इसमें सप्लीमेंट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं क्योंकि ये रिटन फॉर्म में होता है। सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते हैं। और जो तीसरा टाइप का जो क्वेश्चंस है वो है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, यानी अल्पकालीन सूचना का क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन को पूछने के लिए 10 दिनों का नोटिस दिया जाता है, तब जाकर के क्वेश्चन को पूछा जाता है। आइए उसके बाद एक टर्म देखते हैं, 0 आवर। ये 0 आवर क्या होता है? शून्यकाल। इसे संसद का जो प्रोसीजर का रूल है उसमें इसको मेंशन नहीं किया गया है, बस एक यह परंपरा मात्र है। और यह जो है 0 आवर क्वेश्चन आवर के फ़ौरन बाद, इमीडिएटली शुरू होता है, ठीक बाद शुरू होता है। और यह जो एजेंडा या कार्यक्रम शुरू होने के समय तक होता है, यानी कि इसे हम यूँ कह सकते हैं कि 12 से 1 बजे तक का जो टाइम होता है वो शून्यकाल कहलाता है, यानी कि क्वेश्चन आवर के ठीक बाद और एजेंडा शुरू होने के पहले तक का काल। चलिए अब कुछ इम्पोर्टेंट मोशंस को देख लेते हैं, प्रस्ताव को। सेंसर मोशन, जिसको हम लोग निंदा प्रस्ताव बोलते हैं। उसके बाद नो कॉन्फिडेंस मोशन, उसके बाद एडजॉर्नमेंट मोशन, कट मोशन। ये होता क्या है? और भी बहुत सारे मोशंस हैं, लेकिन ये जो 4 इंपॉर्टेंट मोशंस हैं इसको देखेंगे हम लोग। जो सेंसर मोशन है, जिसको निंदा प्रस्ताव बोलते हैं, इसे सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और पास किया जा सकता है। इसके जरिए सरकार के किसी भी पॉलिसी को या नीति को ख़त्म किया जाता है, ख़त्म करने के लिए लाया जाता है। और इसे साधारण बहुमत से सेंसर मोशन को पास किया जाता है। नेक्स्ट जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन, इसको हम लोग बोलते हैं अविश्वास प्रस्ताव। इसे भी सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है और इसे पास किया जाता है, पारित किया जाता है। इस नो कॉन्फिडेंस मोशन को पेश करने के लिए मिनिमम 50 मेंबर्स का समर्थन होना जरूरी है, क्योंकि यह अविश्वास प्रस्ताव है और इसे सिर्फ ऑपोजिशन के द्वारा ही इसे इंट्रोड्यूस किया जाता है, क्योंकि इसका नेचर ही ऐसा है। क्योंकि ये जो सत्तारूढ़ दल होते हैं, जो सरकार होती है, मौजूदा सरकार, उसके विरुद्ध में लाया जाता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। और इस मोशन को भी, नो कॉन्फिडेंस मोशन को भी सिंपल मेजॉरिटी से ही पारित किया जाता है। और अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो इससे सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है, जो मौजूदा गवर्नमेंट होती है उसको इस्तीफा देना पड़ता है। और यह जो नो कॉन्फिडेंस मोशन का जो प्रस्ताव है, अविश्वास प्रस्ताव, 6 मंथ के इंटरवल पर ही लाया जा सकता है, 6 मंथ के इंटरवल पर। चलिए उसका देख लेते हैं एडजॉर्नमेंट मोशन क्या होता है। एडजॉर्नमेंट मोशन, जिसको हम लोग स्थगन प्रस्ताव के नाम से जानते हैं, इसे किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा में या राज्यसभा में, कहीं भी लाया जा सकता है। इसे भी लाने के लिए 50 मेंबर्स का, 50 सदस्यों का समर्थन जरूरी है, समर्थन कंपलसरी है। यह प्रस्ताव इसलिए लाई जाती है कि जो प्रेजेंट में ऑनगोइंग प्रस्ताव है, ऑनगोइंग प्रस्ताव को स्थगित कर अत्यंत जरूरी या जो पब्लिक इंटरेस्ट के, ये पब्लिक सिग्निफिकेंस के
या फिर जो अत्यंत जरूरी मुद्दे हैं उस पर चर्चा के लिए लाया जाता है। यानी कि स्थगन प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है। इसे लाने के लिए 50 मेंबर्स का समर्थन होना जरूरी है। और या जो है जो प्रस्ताव पर बहस चल रहा होता है उसको स्थगित करके जो पब्लिक सिग्निफिकेंस या अत्यंत जरूरी मुद्दे हैं या विषय है उस पर चर्चा करने के लिए लाया जाता है। सिग्निफिकेंस, पब्लिक सिग्निफिकेंस पर के विषय पर चर्चा करने के लिए लाया जाता है, के लिए लाया जाता है। चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, कट मोशन, कटौती प्रस्ताव। यह जो कट मोशन है या कटौती प्रस्ताव, इसे सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है और पारित किया जा सकता है, ओनली लोकसभा में। यह जो कट मोशन है या विपक्ष द्वारा, ऑपोजिशन द्वारा जो मिनिस्ट्री है, मंत्रालय है, उनको दिए गए अनुदान की राशि, दिए गए अनुदान के जो राशि है उसे कटौती करने के लिए, कट करने के लिए लाया जाता है। और यह सिंपल मेजॉरिटी से पारित होता है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है कट मोशन लाने का कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग को रोकना है, सरकारी पैसों का दुरुपयोग होने से रोकना। अगर यह कट मोशन अगर पास हो जाता है, अगर पारित हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है, गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ता है। फ्रेंड्स, एक कटौती प्रस्ताव का नाम से और एक प्रस्ताव है जिसको हम लोग क्लोजर मोशन के नाम से भी जानते हैं। वो वाला जो मोशन होता है, अगर किसी मामले में किसी विषय को लेकर कर वाद विवाद चल रहा होता है तो उस वाद विवाद को खत्म करने के लिए एक कटौती प्रस्ताव होता है, ये क्लोजर वाला प्रस्ताव। चलिए आगे देखते हैं बिल्स के बारे में। बिल्स, बिल को हम लोग दो हिस्से में बांट करके देख सकते हैं, एक पब्लिक बिल और एक प्राइवेट बिल। जो पब्लिक बिल है गवर्नमेंट के द्वारा पेश किया जाता है, यानी कि मिनिस्टर्स के द्वारा पेश किया जाता है, और जो प्राइवेट बिल है ये मिनिस्टर के अलावा दूसरे लोग पेश करते हैं। एक्चुअली इसको ऑपोजिशन द्वारा पेश किया जाता है, इसे बाय मिनिस्टर द्वारा पेश होता है और ये अदर देन मिनिस्टर। यह जो है गवर्नमेंट का पॉलिसी को रिफ्लेक्ट करता है, गवर्नमेंट पॉलिसी को रिफ्लेक्ट करता है। और यह जो है ऑपोजिशन का स्टैंड को रिफ्लेक्ट करता है, ऑपोजिशन का स्टैंड किसी भी पब्लिक मैटर पर। इसके बात करें तो चूँकि यह गवर्नमेंट द्वारा पेश किया जाता है यह पब्लिक बिल, तो इसको गवर्नमेंट का सपोर्ट होता है तो मैक्सिमम चांसेस बनता है इसको पास होने का, यानी कि मैक्सिमम चांस हो जाता है इसको पारित होने का कि पारित हो जाएगा। और ये चूँकि ऑपोजिशन द्वारा प्राइवेट जो बिल्स होते हैं पेश किया जाता है तो इसका बहुत कम चांसेस होता है पारित होने का, मिनिमम चांसेस है। इसके जो है जो पब्लिक बिल्स होता है इसको 7 दिन के नोटिस के बाद पेश किया जाता है, और प्राइवेट बिल की बात करें तो इसे 30 दिनों के नोटिस के बाद पेश किया जाता है। अगर ये जो पब्लिक बिल्स हैं अगर इसे रिजेक्ट कर दिया जाता है तो रिजेक्ट होने की स्थिति यह हो सकती है कि जो गवर्नमेंट, मौजूदा गवर्नमेंट जो पावर में सरकार है वो अपना विश्वास खो चुका है। इस कंडीशन में, रिजेक्ट होने की कंडीशन में उसे गवर्नमेंट को रिजाइन देना पड़ता है, गवर्नमेंट को रिजाइन देना होता है। और इसके रिजेक्ट होने पर सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए उसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ बिल। टाइप्स ऑफ बिल, बिल के कितने प्रकार होते हैं? तो मेनली 4 तरह के बिल देख सकते हैं। पहला ऑर्डिनरी बिल, दूसरा मनी बिल, तीसरा फाइनेंशियल बिल, एंड फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो आइए देखते हैं सबसे पहले ऑर्डिनरी बिल।
ये जो ऑर्डिनरी बिल होता है इसे किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा में कहीं पे भी पेश किया जा सकता है। और ऑर्डिनरी बिल के केस में राज्यसभा और लोकसभा दोनों को इक्वल पावर्स होता है, दोनों के पास इक्वल पावर्स हैं। अगर इसमें किसी तरह का कन्फ्लिक्ट होता है या गतिरोध होता है तो इस स्थिति में ज्वाइंट सेशन बुलाया जा सकता है, ज्वाइंट सेशन को भी बुलाया जा सकता है। और इस ऑर्डिनरी बिल को सिंपल मेजॉरिटी से पारित कर दिया जाता है, सिंपल मेजॉरिटी से। और सिंपल मेजॉरिटी से पारित करने के बाद इसे प्रेसिडेंट इस विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है या फिर निलंबन वीटो का इस्तेमाल कर सकता है ऑर्डिनरी बिल के केस में। उसके बाद देखते हैं अगला, चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट मनी बिल। मनी बिल आर्टिकल 110। इस बिल को प्रेसिडेंट के पूर्व अनुमति के साथ इसे ओनली लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, यानी कि राष्ट्रपति के प्रायर रिकमेंडेशन के साथ इसको सिर्फ लोकसभा में पेश किया जा सकता है। और इसे लोकसभा से पारित कर देने के बाद इसे राज्यसभा भेजा जाता है। और राज्यसभा इस मनी बिल में यानी कि धन विधेयक पर किसी तरह का संशोधन नहीं कर सकता है, वो सिर्फ सिफारिश कर सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। और राज्यसभा के सुझाव को माने या ना माने ये लोकसभा पर डिपेंड करता है। और इसे मनी बिल को 14 दिनों के भीतर वापस करना होता है। और इस मनी बिल को दोनों सदन से पास कर देने के बाद इसे राष्ट्रपति के पास, प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है। और प्रेसिडेंट इस पर ना तो निलंबन वीटो का इस्तेमाल कर सकता है और ना ही इसे पुनर्विचार के लिए, रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकता है। मनी बिल को भी सिंपल मेजॉरिटी से ही पारित किया जाता है, सिंपल मेजॉरिटी से ही पारित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं तीसरा, फाइनेंशियल बिल यानी कि वित्तीय विधेयक। फाइनेंशियल बिल क्या होता है? वे बिल जो आर्टिकल 110 में जो भी विषय दिए गए हैं उसके अलावा, विषय के अलावा जो गैर धन विषय से संबंधित है उसे हम लोग फाइनेंशियल बिल, वित्तीय विधेयक कहते हैं। इसे भी राष्ट्रपति के प्रायर रिकमेंडेशन से सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है और इसे सिंपल मेजॉरिटी के साथ पारित कर दिया जाता है। नेक्स्ट जो बिल है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल यानी संविधान संशोधन विधेयक। यह जो है आर्टिकल 368 में प्रावधान किया गया है कि संविधान के किसी भी प्रावधान में बदलाव करने के लिए, संविधान के किसी भी प्रावधान को या तो बदलेगा या तो जोड़ेगा या फिर घटा देगा इस तरह के बिल से। और इस बिल को, ये जो संविधान संशोधन के जो बिल है उसे किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, या तो लोकसभा में पेश किया जा सकता है पहले या फिर राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। और सदन के जो 360 के अकॉर्डिंग जो भी संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है, इसके लिए जिस सदन में बिल पेश किया जाएगा उस सदन के मौजूद 2/3 मेजॉरिटी से बिल को पास करना है, 2/3 मेजॉरिटी के साथ प्लस सदन का बहुमत प्लस मेजॉरिटी ऑफ द हाउस। यानी संविधान संशोधन जो बिल है किसी भी सदन में लाया जा सकता है और इस बिल के जरिए संविधान के किसी भी प्रावधान को हटाया जा सकता है या कोई नया प्रावधान जोड़ा जा सकता है। इसके लिए सदन में मौजूद उपस्थित मेंबर्स का 2/3 मेजॉरिटी प्लस टोटल स्ट्रेंथ का मेजॉरिटी से पास होना जरूरी है। और यह प्रक्रिया दोनों सदन में लागू होता है, दोनों हाउस में। 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 के द्वारा राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य कर दिया गया है। चलिए अगर हम बात करें पावर एंड फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट की कि इसकी क्या क्या शक्ति है, तो अगर हम लेजिस्लेटिव पावर एंड फंक्शन की बात करें तो पार्लियामेंट यूनियन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट के विषय पर
कानून बना सकते हैं। रेसिड्यूरी जो सब्जेक्ट्स हैं, जो सब्जेक्ट लिस्ट और जो स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट से बाहर है, उस पर भी कानून बना सकते हैं। प्लस जो स्टेट लिस्ट है, अगर स्टेट लिस्ट पर अगर राज्यसभा अधिकृत कर देता है तो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर भी कानून बना सकता है। कंकरेंट जो लिस्ट है उस पर भी पार्लियामेंट कानून बना सकती है। तो ये सारे पार्लियामेंट के लेजिस्लेटिव पावर्स हो गए। उसके बाद देखें एग्जीक्यूटिव पावर्स। तो एग्जीक्यूटिव पावर क्या क्या है पार्लियामेंट का? तो पार्लियामेंट जो है एग्जीक्यूटिव पर क्वेश्चन आवर के जरिए, ज़ीरो आवर के जरिए, मोशंस के जरिए और डिस्कशन। और पार्लियामेंट के फिनेंशियल पावर्स की अगर बात करें, फिनेंशियल पावर क्या है? तो पार्लियामेंट के बिना सहमति के एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट की बिना सहमति के एग्जीक्यूटिव ना तो टैक्स कलेक्ट कर सकती है, जमा कर सकती है, ना टैक्स लगा सकती है, टैक्स ना तो कलेक्ट कर सकती है, ना जमा कर सकती है, और ना ही व्यय कर सकती है, यानी कि एक्सपेंडिचर भी नहीं कर सकती है। यानी कि ये सब परमिशन पहले एग्जीक्यूटिव को ये सब करने से पहले उन्हें बजट पेश करके पार्लियामेंट से सहमति लेना पड़ता है या परमिशन लेना पड़ता है। नेक्स्ट देखें कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स क्या है और इसके फंक्शंस। तो संसद के पास यानी पार्लियामेंट के पास संसद कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने का पावर होता है। किसी भी प्रावधान को जोड़ सकता है, किसी भी प्रावधान को हटा सकता है या जोड़ सकता है, यानी कि वह कॉन्स्टिट्यूशन को ही संशोधित कर सकता है। अगर जुडिशियल पावर और फंक्शन की अगर बात करें तो संविधान के उल्लंघन पर यानी कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की स्थिति में राष्ट्रपति को पदमुक्त कर सकता है, वाइस प्रेसिडेंट को अपने पद से हटा सकता है, सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट के जजों को भी हटाने के लिए प्रेसिडेंट को सिफारिश कर सकता है। ये सारे उनके जुडिशियल पावर्स हैं। इलेक्टोरल पावर की अगर बात करें पार्लियामेंट का तो संसद यानी पार्लियामेंट जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के चुनाव में भाग लेती है, वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में भी भाग लेती है। लोकसभा की अगर बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव और उसका उपाध्यक्ष का भी चुनाव, स्पीकर एंड जो उपाध्यक्ष होता है उसका चुनाव करता है। राज्यसभा की अगर बात करें तो राज्यसभा उपसभापति का चुनाव करता है, यानी कि संसद के पास ये इलेक्टोरल से संबंधित पावर्स हैं। प्रेसिडेंट का चुनाव करता है, वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव करता है, लोकसभा स्पीकर का चुनाव करता है और उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर का भी चुनाव करता है। राज्यसभा उपसभापति का चुनाव करता है, क्योंकि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो वाइस प्रेसिडेंट होता है। और जो अदर पावर्स हैं, अदर्स पावर की अगर बात करें तो जो नेशनल और इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस के, नेशनल एंड इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस के जो मुद्दे हैं उस पर बहस कर सकता है। जो तीनों आपात होते हैं, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी, नेशनल स्टेट एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी, इसको अप्रूवल देती है। विधानसभा के स्वीकृति होने पर, विधानसभा के स्वीकृति पर विधान परिषद को यानी स्टेट काउंसिल को समाप्त कर सकती है या उसका गठन कर सकता है। राज्य का, किसी भी स्टेट का बाउंड्री को चेंज कर सकता है, नाम को चेंज कर सकता है, उसका एरिया को चेंज कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जुरिस्डिक्शन होता है उसको रेगुलेट कर सकता है। तो ये सारे पावर्स पार्लियामेंट के हैं। चलो दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।